रह गई लोकल पुलिस की बात, अगर आम जनता की हम बात करें, जो आम जनता साइबर क्राइम की शिकार हो रही है, तो सबसे पहले जरूरी था कि आम पुलिस जन को साइबर क्राइम में एक्सपर्ट करना। आप अगर दिल्ली की ही हम बात ले लें तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में साइबर थाना तो जरूर बन गया, लेकिन अफसर आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां उन थानों में तैनात एसएचओ या जो पुलिसकर्मी है उनमें से कोई भी साइबर क्राइम में ट्रेंड नहीं है। यहाँ तक कि एक दो साल पहले यहाँ दिल्ली पुलिस में साइबर एसएचओ बनने के लिए एक एग्जाम लिया गया, वो भी ऐसे लोगों से लिया गया जिसमें जो क्वेश्चन सेटर थे उन्होंने भी साइबर क्राइम के सवाल नहीं रखे थे। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है। दोस्तों नमस्कार, मैं अफसर अहमद हूं और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अफसर ऑफिशियल्स। आज की बात में हम चर्चा करेंगे गृह मंत्री के कार्यकाल की और उस दौर में हुए अपराधों की स्थिति की, साइबर क्राइम की, और जो जम्मू कश्मीर और इधर आपका नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में उनकी जो काम रहा है, क्या वो सफल रहे हैं या नहीं, क्या है इस चीज की पूरी स्थिति, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और अपराध के मामलों में विशेषज्ञ आलोक वर्मा जी। आलोक वर्मा जी, हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आलोक जी, आपने देखा होगा कि गृह मंत्री घिरे हुए हैं पहली बार 2019 यानी कि 31 मई 2019 के में जब शपथ ली थी, उसके बाद से शायद ये पहली बार ऐसा मौका आया है जब वो सवालों के घेरे में है कि उनका काम क्या है, बच्चों पर जो कार्रवाई हुई उसको लेकर। लेकिन इस बीच ये भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या वो उनका जो मंत्रालय है, क्या वो ठीक से काम कर पा रहा है, क्या वो साइबर क्राइम के मामले में या अपराध के मामले में या नॉर्थ ईस्ट या जम्मू कश्मीर के मामले में। अच्छा, ओवरऑल आपकी दृष्टि क्या है? आपको लगता है कि गृह मंत्री वो कर पाए जो उनसे उम्मीद थी, या फिर वो तोड़ फोड़ में ज्यादा बिजी रहे? देखिए अफसर जी, मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि जो काम था उसमें वो पूरी तरह तो नहीं, लेकिन आंशिक तौर पर कामयाब जरूर हुए हैं। जैसे नक्सलवाद को हम ले लें या साइबर क्राइम में भी हम देखें तो संगठित क्राइम, साइबर क्राइम के हेल्पलाइन को या I4C की स्थापना, या फिर अब जो आने वाले नेक्स्ट सेशन के लिए जो विधेयक की तैयारी की जा रही है डिजिटल अरेस्ट स्कैम के लिए, उसको देखें, या हम देखें आतंकवाद के मुद्दे पर भी। हालांकि आतंकवाद सीधे तौर पर गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता, लेकिन सीमा हमारी जरूर आती है, जो बॉर्डर है वो हमारे गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो उसमें अगर हम देखें, अभी तो बांग्लादेश बॉर्डर पर काफी स्मार्ट बॉर्डरिंग हुई है। ये सब, इन सब में सफलता उन्होंने पाई है। लेकिन अगर मैं इसको आलोचनात्मक दृष्टि से देखूं अफसर, तो मुझे ये लगता है कि गृह मंत्री जी की, मतलब अमित शाह जी की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो अधिकारियों पर पूरी तरह डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि उनको अपनी राजनीति और सरकार के जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी हैं उनको संभालने के लिए, मतलब जैसे कि आप सब देखते हैं, आप सब हम लोग सुनते हैं कि चाणक्य हैं वो, तो वो रणनीतियों से शायद उनको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता। इसलिए जो ब्यूरोक्रेसी उनको समझाती है वो उसी पर चलते हैं। तो इसे हम गृह मंत्री अमित शाह की सफलता, जो सफलताएं मैंने गिनवाई, कह सकते हैं, या फिर हम कहेंगे कि ब्यूरोक्रेसी जो इन मुद्दों पर काम कर रही थी, इन मोर्चों पर काम कर रही थी, उसने बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई और गृह मंत्री जी ने उसको फ्री छोड़ा, तो ये सफलताएं उनको मिली। मेरा सवाल ये है, जैसे आपने साइबर क्राइम की हमने चर्चा की, देखिए जो आंकड़ा है, आंकड़ा तो बड़ा डराने वाला है। आप 2019 से आप शुरू हुए, 2021 का आंकड़ा है 500 करोड़ का फ्रॉड, 500 करोड़ ठगी हो गई, और 24 तक आते आते आपकी 22 करोड़ की ठगी हो रही है, और 25 में भी 22 करोड़ से ज्यादा है, 22,000 करोड़, माफ कीजिएगा, 24 में 22,000 करोड़ से ज्यादा की ठगी है और 25 में 22,000 करोड़ से ज्यादा की ठगी है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि हम इसे किस तरह से कैलकुलेट करें। अगर इतने ही सतर्क होते तो लाखों लोगों के साथ जो ठगी हुई है वो तो रोक दी गई होती। तो आते आते कहते हैं हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। तो आपने बवाल होते होते इतना नुकसान कर दिया लोगों को। जब लाखों एफआईआर हो रही हैं, सब परेशान थे, तो जिसको इमरजेंसी लेवल पे ट्रीट किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया। आप ये मानते हैं? देखिए अफसर, बिल्कुल ये मानता हूं मैं। ये सिर्फ भारत की कमजोरी नहीं है, ये आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे अगर, और आप इसका दूसरा एस्पेक्ट देखेंगे तो रिकवरी भी काफी कुछ हुई है। साइबर क्राइम सीधे तौर पर किसी के लिए प्रिवेंटिव नहीं हो सकता अफसर, ये हमें मानना होगा। साइबर क्राइम हमारे आपकी जागरूकता की ही निशानी होती है, और जागरूकता, अगर हम जागरूक रहेंगे, हम सतर्क रहेंगे, तो हमारे साथ बहुत कम चांस हो जाता है साइबर क्राइम होने का।
अब रह गई बात साइबर क्राइम होने के बाद इन्वेस्टिगेशन का, तो वहां हम सरकार के जो सिस्टम है उस पर निर्भर करते हैं, और वहां आप जरूर कह सकते हैं कि हाँ, अभी भी हम उसकी पूरी सेटिस्फैक्ट्री उस पर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि सरकार काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर विश्वास करती है। तो जो साइबर क्राइम की अवेयरनेस हम रील के थ्रू फैलाना चाहते हैं, वो दरअसल जागरूकता पब्लिक के लिए होती है, और पब्लिक को जागरूक करने के लिए सिर्फ रील का सहारा लेना शायद बहुत ज्यादा उचित नहीं है। शायद इसीलिए पब्लिक में अभी भी साइबर को लेकर काफी ज्यादा ढिलाई है। और आप देखेंगे साइबर क्राइम की अगर स्टडी आप करें तो 90% मामलों में जो है आपकी अपनी लापरवाही आपके लिए सजा बन जाती है, और आपके सारे पैसे डूब जाते हैं। जैसे कि आप देखें, अगर डिजिटल अरेस्ट स्कैम जो पूरी दुनिया जानती है कि आप मुझे ऑनलाइन अरेस्ट नहीं कर सकते, अगर आप पुलिस हैं, चाहे किसी भी तरह की पुलिस हो, आप मुझे ऑनलाइन अरेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन डिजिटल अरेस्ट होती है और करोड़ों रुपए गंवा देते हैं। यहाँ की सेना के पूर्व अफसर तक इसमें गंवा चुके हैं। तो इसमें सरकार के उस सिस्टम का नहीं, लेकिन हाँ, अगर क्राइम होने के बाद, साइबर क्राइम होने के बाद इन्वेस्टिगेशन की जो बात आती है, उसमें हम आते हैं तो ये जो सिस्टम बना है कि एक नेशनल क्राइम पोर्टल है, और वहां पे हम एनसीआरपी जो जिसको बोलते हैं, एनसीआरपी पे हम कंप्लेन लॉन्च करेंगे, वो संबंधित थाने को देगा, और संबंधित थाना फिर आप साइबर क्राइम की आप ले लीजिए, तो साइबर क्राइम के लिए कितने पुलिस वालों को ट्रेंड किया गया है, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अगर आपने गृह मंत्रालय का स्तर पे कोई I4C जैसा कोई सिस्टम बना भी दिया, जो I4C इन्होंने बनाया हुआ है, या साइबर के लिए जो इन्होंने हेल्पलाइन शुरू की है, तो जाएगा तो वो लोकल थाने में ही, जो मेरा थाना है, और लोकल थाने में कोई साइबर क्राइम में एक्सपर्ट है ही नहीं। आप आम पुलिस वालों से पूछिए तो वो साइबर क्राइम के बारे में उनकी ना तो जागरूकता है, और ना ही वो उनको ट्रेनिंग दी गई है कि साइबर क्राइम पहला जब विक्टिम आता है तो उसके साथ हम कैसा बिहेव करें, या कैसे हम उसको ट्रैक करें, तुरंत बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करें, और पैसा कम से कम साइबर क्रिमिनल तक ना पहुंचे। जो म्यूल अकाउंट है उसमें हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, हालांकि कर रही है सरकार, लेकिन अभी नाकाफी है। म्यूल अकाउंट साइबर क्राइम की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है, जिसके थ्रू आपने देखा होगा उत्तराखंड में भी या दिल्ली में भी ऐसे कई सारे युवक पकड़े गए जो स्टूडेंट थे, लेकिन उन्होंने अपने बैंक खाते बेचे थे साइबर क्रिमिनलों को चंद पैसों के लिए, 10-20 हजार रुपए के लिए उन्होंने साइबर क्राइम के लिए बेच दिया। इस म्यूल अकाउंट के जरिए ही ये साइबर क्राइम का से ठगा हुआ पैसा जो है वो विदेशों में जाता है, और क्रिप्टो करेंसी में बदल के फिर आजकल जो डॉलर क्रिप्टो है उसमें भी वो शामिल होने लगा है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकार को अपनी सिस्टम के लिए सबसे पहले तो जरूरी है, किसी भी क्राइम के लिए, जैसे कि आपने ट्रेडिशनल क्राइम के लिए जितने भी ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेडिशनल क्राइम के लिए आपने सभी पुलिस वालों को जो भी फोर्स में है या सैनिक बल में है उनको आपने ट्रेनिंग दिया। अभी सीआईएसएफ में जरूर साइबर कमांडो की ट्रेनिंग शुरू की गई हैदराबाद में, और एक पहली जो QRT टीम है महिला साइबर कमांडो की, वो उनकी तैयार भी हो गई है, वो तैनात भी हो जाएगी मेरे ख्याल से आज ही कल में। अभी 2-3 दिन पहले ही उनका पहला बैच निकला है, जो साइबर कमांडो है पूरी तरह से, और साइबर के सारे प्रिवेंटिव मेजरमेंट वो जानता है। और हम जानते हैं कि सीआईएसएफ बहुत बड़े बड़े सार्वजनिक संस्थानों में, सरकारी संस्थानों में तैनात है सुरक्षा के लिए। तो इस तरह की चीजें बहुत पहले होनी चाहिए थी, जिसमें बहुत सुस्त गति से आगे बढ़ रहे हैं। रह गई लोकल पुलिस की बात, अगर आम जनता की हम बात करें, जो आम जनता साइबर क्राइम की शिकार हो रही है, तो सबसे पहले जरूरी था कि आम पुलिस जन को साइबर क्राइम में एक्सपर्ट करना। आप अगर दिल्ली की ही हम बात ले लें तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में साइबर थाना तो जरूर बन गया, लेकिन अफसर आपको जानकर हैरानी होगी कि उन थानों में तैनात SHO या जो पुलिसकर्मी हैं उनमें से कोई भी साइबर क्राइम में ट्रेंड नहीं है। यहाँ तक कि एक 2 साल पहले यहाँ दिल्ली पुलिस में साइबर SHO बनने के लिए एक एग्जाम लिया गया, वो भी ऐसे लोगों से लिया गया जिसमें जो क्वेश्चन सेटर थे उन्होंने भी साइबर क्राइम के सवाल नहीं रखे थे। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। तो इसका जवाब तो गृह मंत्री को देना पड़ेगा ना, कि आप सालों से गृह मंत्री बने हुए हैं और आपको वक्त नहीं है कि कम से कम आप ओवरऑलिंग कर पाए। ये सवाल तो बनते हैं, और सवाल इसलिए भी बनते हैं आलोक जी कि पॉलिटिकल नंबर अगर आप पॉलिटिकल मामलों में देंगे तो उन्हें आप 95% नंबर दे देंगे। जिस तरह की अचीवमेंट है उनकी, तोड़ फोड़ जोड़ की, कि वो किसी भी तरह कोई भी चीज सेट कर लेते हैं और पॉलिटिकल चीजों में बड़े नजर आते हैं, एक्टिव नजर आते हैं, कुछ भी कहते सुनते हुए। लेकिन जो उनके डिपार्टमेंट है, आप भी देखिए इस बात को स्वीकार रहे हैं, उनमें वो जो तेज गति से काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, लेकिन इसकी कीमत तो जनता ने चुकाई है ना। मेरा एक सवाल और है, बड़ा काउंटर सवाल है, आपने पूछा कि इस सरकार का ये दावा है और सरकार ऐसा करती रही है कि वो अपने मेन मीडिया के सहारे, अपने प्रचार तंत्र के सहारे अपना कोई एजेंडा और स्कीम तो बड़ी जल्दी पहुंचा देती है डाउन द लाइन व्हाट्सएप के थ्रू, लेकिन वो साइबर फ्रॉड रोकने के लिए कोई ऐसा इंतजाम नहीं कर पाती।
आपको ये लैकुना या एक तरह से विरोधाभास नजर नहीं आता? एक तरफ सरकार कहती है हम पहुंचा नहीं पा रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार अपना एजेंडा तुरंत पहुंचा देती है, तो इसकी कीमत तो जनता चुका रही है ना। बिल्कुल सही बात है अफसर। इसमें सबसे बड़ी बात ये मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि इन सब की जड़ में काफी हद तक जिसको हम जिसका सबूत तो नहीं दे सकते, लेकिन जाहिर तौर पे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और शायद सरकार भी जानती है, शायद क्या इसमें सच्चाई रूप से वो जानती होगी। करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें आप देखिए जैसे साइबर इंस्पेक्टर तैनात होने के लिए पुलिस वालों में होड़ लगी रहती है। वजह उसकी ये होती है कि जरा सा आपका खाता यूज कर लिया गया तो उसके बाद आपको बुला बुलाकर इतना परेशान किया जाता है कि आप किसी कीमत पर उस पुलिस से छुटकारा पाना चाहते हैं, और आप जानते हैं उसकी कीमत क्या होती है। जिसको करप्शन फ्री कहने का इतना मतलब ऐलान किया गया था, वो करप्शन फ्री अभी तक हो नहीं पाया है, खासकर पुलिस में आज भी रिश्वतखोरी का की लालच है, रिश्वतखोरी से तैनाती है, रिश्वतखोरी से ही सब कुछ है। इसलिए जहां तक साइबर क्राइम की बात है, या अगर हम कहें कि पूरी तरह ध्यान न देने की बात है, तो सिर्फ साइबर क्राइम के फ्रंट पर ही नहीं है अफसर, आप जनरल क्राइम के फ्रंट पर भी देखिए तो विदेशों में बैठे गैंगस्टर आज आपके यहाँ एक्सटॉर्शन का रैकेट चला रहे हैं और आप वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप मैं उसी को आ रहा हूँ। बॉर्डर पर देखिए तो आप जितनी से बॉर्डर की उल्लंघन की बात है वो आ रही है, आपको एसआईआर कराना पड़ रहा है उसकी वजह से कि बांग्लादेशी ना आपके यहाँ छिपे हों। हर दिन अगर आप लोकल पुलिस की बात देखें, दिल्ली जैसे शहर या नोएडा जैसे शहर में देखें, तो हर दिन आप देखेंगे कि पुलिस की विज्ञप्तियां आती हैं कि अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को पकड़ा गया। तो वो विदेशी नागरिक तो आखिर एफआईआर के थ्रू ही आते हैं, वहां क्यों नहीं चेक एंड बैलेंस हो पा रहा? ये तो सरकार की कमी है ही, और ये जाहिर सी बात है कि आपका ध्यान नहीं है। इसीलिए अब आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि आपने जो यूटी कैडर बना रखा है, यूटी का मतलब कि एजीएम यूटी कैडर जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के लिए कैडर होता है, उसके ट्रांसफर पोस्टिंग में भी आपके पास अभी इतना समय नहीं रहता कि कई कई साल या तो कोई अंडमान में पड़ा हुआ है, या कोई पौंडीचेरी में पड़ा हुआ है, या कोई मिजोरम में पड़ा हुआ है, और आपको उसको लाने का या यहाँ से किसी और को भेजने का आपके पास टाइम नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, फाइल साइन होने के लिए पड़े रहते हैं। कई सारे ऐसे प्रपोजल है, अगर मैं सूत्रों की के हवाले से बात करूं, कई सारे ऐसे प्रपोजल होते हैं जो काफी जरूरी होते हैं, लेकिन आपके पास वक्त नहीं है, इसलिए वो फाइनल नहीं हो पाते। तो ये चीजें तो हैं ही अफसर, तो मानना ही पड़ेगा किसी को भी। एक सवाल और मैं पूछूंगा, ये बड़ा सवाल है। जुलाई में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वो अमेरिका के अंदर हुई, और जिसमें दो शख्सियतों के नाम लिए गए, और वो है लॉरेंस बिश्नोई और एक गोल्डी बराड़। और ये बताया गया कि 30 से 37 लोगों का ये गैंग है जिस पर हमने बड़ी कार्रवाई की, और इस गैंग ने आपका आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग और क्या नाम है, अवैध वसूली जैसे कामों में ये लिप्त रहा है। तो मेरा सवाल ये है आलोक जी, ये हर कोई पूछना चाह रहा है कि ये आता तो होम मिनिस्ट्री के अंदर में है, अमित शाह के अंडर में है, कि आप कैसे नियंत्रित करेंगे? एक आदमी लॉरेंस बिश्नोई वो गुजरात की जेल में बंद है, और बंद होने के बाद वो आदमी ऐसा इतना सक्षम कैसे हो जाता है कि उसने अपराध की एक मल्टीनेशनल कंपनी खड़ी कर ली और अमेरिकन तक डर गए उससे। इसे आप किस नजर से देखते हैं? आप बड़ी बात करते हैं और अपराध को रोकने के लिए आप एक आदमी जेल के अंदर बैठा हुआ और आपको पता है कि आदमी क्या कर रहा है, आप उसे रोक नहीं पाए। इसका जवाब अमित शाह कब देंगे? आपको लगता है कि ये गंभीर गंभीर लैप्स है अमित शाह की तरफ से? बिल्कुल, एक बहुत बड़ा लैप्स है। पहली बात तो यह है कि गुजरात के जेल में बंद रहकर उसका नाम चल रहा है, उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट में सारे लोग उसका नाम लेते हैं। वही नहीं अफसर, अगर आपको याद होगा तो एक बहुत मेन स्ट्रीम के चैनल ने जेल में बैठे बैठे उसका इंटरव्यू कर लिया था। तो ये कहीं ना कहीं लैप्स ऑफ सिक्योरिटी है, तभी ऐसा हुआ है, ऐसा संभव हुआ है। दूसरी बात है, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार कभी एक हुआ करते थे, अब दोनों में झगड़ा है, दोनों अलग अलग हैं। दोनों अलग अलग हैं, तब भी आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। और आपको शायद मैं आपको शायद ये सच्चाई से आपको मालूम नहीं होगा, एनआईए ने खुद ही चार्जशीट में बताया है कि लॉरेंस बिश्नोई के देश भर में 700 से ज्यादा शूटर्स हैं। यानी एक आदमी जो जेल में है उसके देश भर में फैले हुए 700 से अधिक शूटर्स हैं। ये सरकारी कागज में लिखा हुआ है, सरकारी चार्जशीट में लिखा हुआ है, और आप उसको ध्वस्त नहीं कर पा रहे हैं। आपको मालूम है कि 700 से अधिक शूटर्स हैं और कहां कहां हैं, ये सारी चीजें आपने इन्वेस्टिगेट कर ली, लेकिन अभी भी उसके शूटर्स आते हैं, गोलियां बरसाते हैं, दिल्ली जैसे शहर में बरसाते हैं और धमकी देकर चले जाते हैं। करोड़ों रुपए का एक्सटॉर्शन आता है, जिसका गैंग ही, चाहे गोल्डी बरार हो, ये हो, या बॉक्सर हो, दीपक बॉक्सर हो, या और भी बहुत सारे गैंगस्टर जो हैं, वो आपको उनका जो हथियारों की खरीद फरोख्त है या उनका पूरा खर्चा एक्सटॉर्शन मनी से चलता है, सारी दुनिया जानती है।
लेकिन वही एक्सटॉर्शन मनी को रोकने के लिए या एक्सटॉर्शन मनी को न हो पाए, न उगाही हो पाए, इसको रोकने के लिए फुल प्रूफ सिस्टम कभी तैयार नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं आधिकारिक और सरकारी या मंत्रालय स्तर पे लापरवाही तो है ही। अच्छा देखिए, मैं एक चीज और पूछूंगा, जो सब लोग चर्चा करते हैं मणिपुर के बारे में। 2023 मई से वो जलना शुरू हुआ और वहाँ कुकी मैतेई का झगड़ा शुरू हुआ। ये ऐसी क्या व्यवस्था है कि हम उसे अब तक निपटा नहीं पाए? गृह मंत्री कितनी सारी बातें कर चुके हैं कि अब निपटेगा, तब निपटेगा। सरकार के स्तर पर भी कोई एक्टिविटी नहीं है। लेकिन ये सवाल तो खड़े करता है कि हम व्यवस्था क्या कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली, और वैसे भी बड़ा संवेदनशील एरिया है, वहां पर हमारा एक स्टेट में इतना अनबैलेंस है और उस पर कोई स्थायी हल हम ढूंढ नहीं पाए। ऐसा लगता है जैसे पॉलिटिक्स को हमने ऊपर रखा। इसका लगता है आपको इसका भी जवाब गृह मंत्री को कभी ना कभी सही से ठीक से देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए और जनता को लेना भी चाहिए जवाब। लेकिन अफसर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको और आपकी बात को और विस्तारित करूंगा कि अगर आप देखें तो जो भी समस्याएं हुई, चाहे वो किसान आंदोलन हो, अभी लेटेस्ट जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, या फिर मणिपुर हो, या फिर कोई और मुद्दा हो, सरकार जो जब जब उसको एक्शन लेना चाहिए तब वो एक्शन नहीं लेती, और जब मामला बिगड़ जाता है तब वो एक्शन लेने पर जाती है, जिससे मतलब आखिरी तौर पे आम जनता को ही पिसना होता है। यही मणिपुर में भी हो रहा है। दावा तो ये किया जाता है कि हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के कई गुटबाजी संगठनों से समझौता किया और वो काफी फ्रूटफुल रहा, लेकिन सच तो यह है कि मणिपुर जलता रहा, आप बैठे रहे। मिजोरम और असम में लड़ाइयां हुई बॉर्डर पे, पुलिस के बीच में लड़ाइयां हुई, आपसे कुछ नहीं हुआ। जब मामला काफी बिगड़ गया तब आप नींद से जगे। ऐसे ही आप सीजेपी आंदोलन ले लीजिए, या फिर आप ले लीजिए किसान आंदोलन। जब किसान आंदोलन लाल किला पहुंच गए और पुलिस वालों को उठा उठा के खाई में फेंकने लगे, तब तक आपको होश नहीं था। सीजेपी में भी जब संसद मार्च की तरफ निकल गए तब आपको होश आया और आपको पैलेट गन चलाना पड़ा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जाकर मंत्रालय स्तर पर या मंत्री स्तर पर की लापरवाही तो उजागर करती ही है। और जाहिर तौर पे अगर जवाब मांगा जाए तो जवाब देना भी चाहिए। जैसे कि आप अभी लेटेस्ट का एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जंतर मंतर प्रदर्शन में पैलेट गन चला, ये बाद में कागजों में साबित हुआ, हॉस्पिटल के रिपोर्ट से साबित हुआ। आरएएफ के जो वहां पे ऑफिसर तैनात है, असिस्टेंट कमांडेंट, उन्होंने अपने जनरल डायरी में पुलिस की लिखवाई। लेकिन दिल्ली पुलिस हमेशा इनकार करती रही कि नहीं, हमने पैलेट गन इस्तेमाल नहीं किया। बाद में पता चला कि उन्हीं के डीसीपी ने किया था, ऑर्डर किया था कि पैलेट गन चलाया जाए। तो ये इन प्रकार अपनी काम को, मतलब जो आपने एक्शन लिया है, या तो उस एक्शन आपने जस्टिफाइड नहीं था और आपने ले लिया, इसलिए आप एक्शन को छिपा रहे हैं, या फिर आपके मन में चोर है। उस पर अगर कोई जवाब मांग रहा है तो मैं तो ये समझता हूं कि मैं आपको अपने पुराने दिनों की एग्जांपल देना चाहता हूं। दिल्ली में ही एक डिस्ट्रिक्ट में डीसीपी हुआ करते थे, नाम लेना ठीक नहीं होगा, रिटायर हो चुके हैं वो उनके उनके टेन्योर में वहां पे 7 कस्टोडियल डेथ हुआ था अफसर, 7। तब हम लोग अखबार में प्रिंट में काम किया करते थे, दैनिक जागरण में, और 7 कस्टोडियल डेथ में उन्होंने प्रेस रिलीज बनाकर, और उस समय फैक्स का जमाना होता था, फैक्स किया था सारे अखबार के दफ्तरों में या मीडिया संस्थानों के दफ्तर में। वो पूरी क्वेरी जो आप पूछना उनसे चाहते थे, वो फैक्स के जरिए आपके पास पहुंच चुकी थी, प्रेस रिलीज के जरिए। कस्टोडियल डेथ जैसे मामले में उन्होंने ये रणनीति अपनाई थी। तो मुझे जब ये सब हो रहा था तो मुझे बहुत याद आ रहे थे कि देखिए, क्योंकि हमारे पास फिर सवाल नहीं रह जाता था। जब प्रेस रिलीज ही आपके पास आ गई और आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए, कस्टोडियल डेथ कैसे हुआ, इंक्वायरी क्या हो रही है, उसका रिजल्ट क्या आएगा, ये सारी चीजें जब आपके पास आ गई, तो आप फिर आलोचना नहीं करते, फिर आपको फैक्ट लिखते हैं जो सामने है। तो ये ऐसी कमजोरी से आप ही को अल्टीमेटली नुकसान होता है। अच्छा, आपने जो मुद्दा उठाया ये अहम था, मैं इसी पर आता कि सीजेपी आंदोलन के दौरान जब 20 तारीख को ये मार्च हुआ, तो जो पुलिस ने कार्रवाई की और जो मिसमैनेजमेंट हुआ, उसे आप कितना गंभीर मानते हैं? क्योंकि लास्ट में सारे, देखिए, संसद में भी जो सवाल उठा वो अमित शाह पर ही उठा कि आप ही के अंडर में हैं और आप ही का ये मिसमैनेजमेंट है कि संसद से 500 मीटर की दूरी भी नहीं थी और उन पर आपने इतनी विभत्स कार्रवाई कर दी और आप गोलमोल जवाब देते हैं, संसद में भी नहीं आ रहे हैं। इसको आप कितना गंभीर मानते हैं सरकार के लिए और गृह मंत्रालय के स्तर पर? क्योंकि मिसमैनेजमेंट तो आप ही मान रहे हैं। जी अफसर देखिए, ये लोकल लेवल से लेकर मंत्रालय स्तर तक के लिए मैं अगर अपने ज्ञान या अनुभव की बात करूं तो बहुत ही गंभीर मामला था। कि आपको यह जानकर शायद आश्चर्य होगा कि किसान आंदोलन में इतना सारा बवंडर होने के बाद भी किसान आंदोलन से लेकर अब तक पुलिस की पूरी फोर्स या पूरी यूनिट के पास लाठियां, हेलमेट और बॉडी प्रोटेक्टर तक नहीं है।
आपने भीड़ को शेष नहीं किया। जो संसद मार्च 24 घंटे पहले या 48 घंटे पहले ऐलान कर दिया गया था और आप तैयारियां कर रहे थे, तब भी आपने पूरे फोर्स को अलर्ट नहीं किया था, बॉडी प्रोटेक्टर नहीं दिए थे, हेलमेट नहीं दिए थे, लाठियां नहीं दी थी। लास्ट मोमेंट पर आपने कहा कि जो जहां भी जैसे है वैसे उस मौके पर पहुंचे जब स्थिति बिगड़ गई। और इसी का नतीजा था कि कई वहां पर आपको गुंडे की तरह सादी वर्दी में नजर आए पुलिस वाले जो लाठियां भाज रहे थे। वजह ये थी क्योंकि वो जैसे थे वैसे उनको कहा गया कि आप पहुंचिए। उनके पास बॉडी प्रोटेक्टर नहीं था, हेलमेट नहीं था। ऐसे ही अफसर जो थे, अफसरों को अपनी अफसरशाही दिखानी होती। मैं आपको सीधे तौर पर आपसे कहूं तो डीसीपी लेवल के अफसर वो अपना दिखाते हैं क्योंकि जो सामने खड़ा है और फोर्स है उनका रिगार्ड करे, इसलिए वो बॉडी प्रोटेक्टर नहीं पहनते या हेलमेट नहीं पहनते। बाद में वो फोटो भेजते हैं कि हम इंजर्ड हो गए। तो ऐसी बहुत सारी लापरवाहियां थी जो मतलब सिर्फ लोकल लेवल से लेकर और वहां तक थी। अगर किसान आंदोलन इसी सरकार में हुआ था, किसान आंदोलन के बाद दिल्ली पुलिस से बार बार हिसाब क्यों नहीं लिया गया कि भाई अगला प्रोटेस्ट होगा तो आप कैसे संभालेंगे, उसका प्लान भेजिए, उस क्या कमियां हैं आप बताइए। जब इतने सारे बजट दिए जाते हैं तो इसके लिए बजट क्यों नहीं था कि सभी जगह। नतीजा यही है कि एक कंट्रडिक्शन सा खड़ा हो गया है कि पुलिस वाले कहते हैं कि हम इंजर्ड हो गए और छात्र तो इंजर्ड तो हुए ही हैं, आपको और हमको सबको मालूम है। तो जब कम से कम अगर पुलिस की गुंडागर्दी की बात करें, पुलिस ज्यादती की बात करें, तो पुलिस ज्यादती करती तो पुलिस वाले इतने इंजर्ड ना होते। लेकिन पुलिस ज्यादती के साथ साथ यहाँ पुलिस के अफसरान जो पुलिस मैनेजमेंट संभालते हैं, यानी कि चाहे वो गृह मंत्रालय हो, गृह मंत्री हो, या फिर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हो, या और कोई हो, होम सेक्रेटरी हो, वो उस लेवल पे काफी कमी है। ग्राउंड पर वर्क वो अफसर नहीं होता जो होना चाहिए पुलिसिंग में। और ये शायद दिल्ली नहीं पूरे देश की ये वीकनेस है और इसी वजह से पुलिस बार बार मार खाती है और हर जगह वो आलोचना का भी शिकार होती है। इन्हीं की पुलिस। लेकिन सरकार है। अपना मंत्री ये कहता है कि देख ही रहे थे आप संसद में जब ये सवाल पूछे जा रहे थे तो एक मंत्री ने कहा कि गृह मंत्री आदेश नहीं देता, मजिस्ट्रेट आदेश देता है। तो ये शायद इन लोगों को मालूम नहीं है कि डीसीपी के पास मजिस्ट्रियल सेमी मजिस्ट्रियल पावर भी होता है, तो वो आदेश दे देता है। इसीलिए राजा बंतियान का नाम लिखा हुआ उस पैलेट गन वाले मामले में। जी अच्छा, मैं एक आपसे ये सवाल पूछूंगा, ये अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा कि एक देखिए तकनीकी पेच है। सीजेपी से 25 जुलाई को नड्डा के साथ जो डील हुई वो ये थी, सहमति जो बनी वो ये थी कि सारी एफआईआर वापस होंगी। बाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनकी बैकग्राउंड में क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनका नहीं होगा। तो अब सीजेपी ये कहती है कि आपके कहने में भ्रम है, आप कुछ और कहते हो। आपको तकनीक आपने कहा सब वापस होंगी, तो आप देखिए आप इन मामलों को बड़े गौर से और करीब से देखते रहे हैं। अगर मैं इसे तकनीकी पहलू में समझूं तो इसका निदान क्या है? उन्होंने कहा कि एफआईआर वापस होनी चाहिए, सरकार कह रही है कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि एफआईआर वापस कहाँ हुई है, आपने रख ली है, कार्रवाई ना करने की बात थी, वापस कहाँ हुई है। दूसरा, क्रिमिनलिटी में एक एलिमेंट ये है जो शक जता रहे हैं, डाउट जता रहे हैं सीजेपी वाले कि ये तो आपके ऊपर है। अब कई सारे ऐसे लोग हैं जो पूर्व में प्रदर्शन करते रहे, उनके खिलाफ जो है मुकदमा होगा और आप कहोगे ये तो पुराना क्रिमिनल है। तो इसको हम मतलब इस महीन रेखा को कैसे आप डिफाइन करेंगे? देखिए अब सर यहाँ पर ये हमें पहले तो ये समझना होगा कि एफआईआर वापस कब होती है। जैसे कि आप अगर किसी मुकदमे को दर्ज कराते हैं, यहाँ पर स्टेट है कंप्लेनेंट, स्टेट यानी कि पुलिस कंप्लेनेंट है और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई है। सारी जो भी एफआईआर दर्ज हुई है वो सारी पुलिस ने कराई है, यानी कि स्टेट हो गई यहाँ पर कंप्लेनेंट। तो जब आप एफआईआर कराते हैं, जब आप किसी खिलाफ शिकायत करते हैं, तो आपको कोर्ट जाना होता है कि हमें शिकायत अब ये नहीं करानी, इस पर आगे कार्रवाई हमें नहीं चाहिए। तो जाहिर सी बात है यहाँ स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट में जाएगी और सारे एफआईआर वापस होंगे, अगर वापस होना है तो। हालांकि इस बारे में दिल्ली सरकार ने नोटिफिकेशन कर दिया है और बोल दिया है कि हम उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे आगे मुकदमे में, या ना मुकदमा दर्ज करेंगे कि जिनके खिलाफ कोई पहले से बैकग्राउंड वो नहीं है। अब इन बीच में आपने आपराधिक तत्व वाले चेहरों के बारे में पूछा, तो दिल्ली पुलिस ने अपने एफआरएस सिस्टम यानी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए वो आपराधिक तत्व पहचान की है उनकी, जो ये इस प्रदर्शन की भीड़ में शामिल थे और उन्होंने पुलिस वालों पर पत्थर भी फेंके, ऐसा बताया जा रहा है। और ये सही भी है क्योंकि इसे जब दिल्ली का रॉयट हुआ था जिसकी बदौलत कर ताहिर हुसैन को सजा हुई, तो वो भी इसी तरह के आधार पर इन्वेस्टिगेशन हुआ था और उसमें भी ड्रोन से जो विजुअल लिए गए थे वही सबसे बड़ा सबूत बना, या व्हाट्सएप चैट सबसे बड़ा सबूत बना। इस मामले में भी ऐसा ही होगा।
जो अगर सरकार चाहती है, लेकिन अभी जो एफआईआर हुआ है वो सारा अलग करना पड़ेगा और पुलिस को एक आपराधिक तत्वों के खिलाफ अलग से कार्रवाई करनी होगी। उसमें पेच तो है, सीजेपी की आशंका भी सही है, लेकिन अब ये तो आप भी जानते हैं और शायद सीजेपी वाले भी मानेंगे कि सिस्टम से लड़ने का मतलब होता है सिस्टम अपने तकनीकी पहलू में आपको फंसा के रख देती है, आप समझ नहीं पाते। जैसे अब एसआईआर को ले लीजिए, तो एसआईआर में आपके ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिससे आपका नाम वोटर लिस्ट से आराम से सिस्टम काट देगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे सारे पहलू होते हैं। इस मामले में भी यही है, अगर सरकार चाहेगी तो जरूर वापस हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात है राजनीतिक इच्छा शक्ति का। सरकार जो ब्यूरोक्रेसी है, सरकारशाही है, अफसरशाही है, वो काम करती है मंत्रियों के निर्देश पर, और मंत्री जो हैं वो काम करते हैं अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की पॉलिसी में। तो दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तो जरूर वापस होगा, नहीं इच्छा शक्ति होगी तो फिर इतने लगा दिए जाएंगे कि आप और हम शायद समझ भी नहीं पाएंगे। इसका मतलब यह है कि ये अभी अल्प विराम है, मतलब अभी मामला पूरा फाइनल नहीं हुआ है। सरकार भी एक तरह से मतलब वो कहते हैं वेट एंड वॉच की स्थिति में लग रही है। ऐसा लग रहा है कि अभी मामला आगे नहीं है, सरकार देखना चाहती है कि मामला कैसे आगे बढ़ेगा। हाँ नहीं, लेकिन इसमें अफसर ये कहना चाहूंगा कि पीएम मोदी के 3 रील जो कल लास्ट उन्होंने दिया है और उसके पहले के 2 रील में, वो कल तो उन्होंने सबको माफ ही कर दिया है। तो जब उन्होंने साफ साफ माफ किया है तो इसका मतलब है अगर पीएम का ऐसा रील चल रहा है और पीएम ने ये कहा है, वही मोदी जैसे पीएम ने, तो मेरी समझ से नौकरशाही को, अफसरशाही को उनका इशारा समझ में आ चुका है और मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा खेल होगा। लेकिन हाँ, सरकार तो सरकार है, कुछ भी कर सकती है। जी जी। हाँ, तो दोस्तों आपने आलोक जी को सुना और इस पूरे मामले की गृह मंत्रालय के काम के, उनके जो क्षेत्र हैं वो, और उनसे जुड़ी एक्टिविटीज पर क्या परफॉर्मेंस रही है उसको बड़ा महीन तरीके से विस्तार से उन्होंने बताया। और हमने ये समझा कि ये जो सीजेपी का आंदोलन है इसका एंड पॉइंट क्या हो सकता है और तकनीकी पहलू क्या है। आलोक जी ने बड़ी बड़ी पैनी नजर से इसकी जानकारी दी। तो दोस्तों आज की चर्चा यहीं तक, नेक्स्ट एपिसोड में किसी नई शख्सियत के साथ बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आलोक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने के लिए और इतनी शानदार जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।